नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पर। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमने लिया है, एक शॉर्ट वीडियो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के बारे में बात करेंगे, उससे संबंधित एग्रीकल्चर जो बिल है उसके बारे में, और फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो एग्रीकल्चर बिल्स और प्रोटेस्ट के बारे में ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं इस चैनल पे। आप डिटेल उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये, जैसे मैंने पहले उस वीडियो में ही बताया था, बिकॉज ये इशू लगातार उठता रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। सो इसीलिए हम इस पे एक और सीरीज़, इसी सीरीज़ में सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इसमें हमारा फोकस रहेगा, आपको मैं समझाऊं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल बिल का जिस्ट देते हुए फार्मर प्रोटेस्ट और उनकी डिमांड पे हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले बात करते हैं क्या है एमएसपी। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्राइस के बारे में। इसमें होता क्या है, जो भी फार्मर है, किसान है, जो भी उसकी फसल होती है, उसमें से जो 22 कमोडिटीज़ है उनकी प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है। मतलब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, तो जब भी गवर्नमेंट खरीदारी करेगी या एग्रीकल्चर एपीएमसी में, मंडीज में जब खरीदारी होंगी, तो इस मिनिमम ये प्राइस आपको पे करना पड़ेगा जो भी लोग खरीद रहे हैं। आई होप ये समझ गए। अब इसमें क्या है, आप देखिए, इसके बाद ये है कि टोटल 22 एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है। इसमें कौन फिक्स करता है इसको फिक्स करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इनकी रिकमेंडेशन पे जो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है वो इसको फिक्स करती है, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उनके द्वारा ये अप्रूव किया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसल आती है, इसमें फसल आती है खरीफ एंड रबी की फसलें हैं। 14 फसलें खरीफ की है, 6 रबी की फसलें हैं, और 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। कौन कौन से हैं एक बार ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो 7 सीरियल्स हैं, इसमें गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, मेज है या मक्का जिसे बोलते हैं। इसके अलावा 5 दालें भी आती है। 5 दालें कौन कौन सी है, अरहर है, ग्राम, उड़द, मूंग की दाल, ऑयल सीड, ये सब आते हैं। और साथ ही साथ सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये भी इसमें आते हैं। टोटल जो 22 जो हैं इसमें कमोडिटीज़ हैं वो। मतलब अगर आप इनको आप खरीद रहे हैं तो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट तय करेगी वो आपको पे करना पड़ेगा। नाउ आप ये समझ लीजिए कि जो ये प्राइस सेट है इनको कैसे किया जाता है, कौन कौन से कंडीशंस देखे जाते हैं इन प्राइसेस को सेट करने के लिए। तो आप इसको समझ लीजिए, ये है डिमांड सप्लाई देखी जाती है कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। इनपुट प्राइसेस, मतलब अगर आप गेहूं जो पैदावार हो रही है तो गेहूं के पैदा करने में कितना खर्चा हुआ उसको कंसिडर किया जाता है। उसके साथ साथ इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, मतलब जितना आपने लागत लगाई और जितना आपको पैसा मिलेगा उसमें ठीक ठाक गैप होना चाहिए। मतलब तो किसान का प्रॉफिट है वो ठीक ठाक होना चाहिए, वो चेक करेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग चेक करेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब कि कितने, जो बाकी चीज़ों पे जितना खर्चा हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है। तो ये कुछ बिंदुओं पे कंसिडर करके गवर्नमेंट जो है इसके प्राइसेस तय करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये कैलकुलेट किया जाता है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे। स्वामीनाथन कमेटी क्या थी, एमएस स्वामीनाथन का नाम आपने सुना होगा, साइंटिस्ट थे, और उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी। कब की गई थी, 2004 में। रिपोर्ट कब दी उन्होंने, 2006 में रिपोर्ट दी थी। टोटल 5 रिपोर्ट्स दी थी, और उन्होंने कृषि में सुधार करने के लिए कई बिंदु बताए थे। उसी में से एक जो बिंदु था वो था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 50% ज़्यादा होना चाहिए। किसके, जो इनपुट प्राइस है। तो इनपुट प्राइस में क्या क्या जोड़ा जाएगा, इनपुट प्राइस में जोड़ा जाएगा जो फार्मर की जो लागत लग रही है, किस चीज़ों में लागत लग रही है, लोन, मशीनरी इत्यादि में, प्लस उसके रेंट जो लग रहा है वो, और लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कौन सा, फैमिली लेबर कॉस्ट भी उसमें जोड़ा जाएगा। अगर आपके घर के लोग भी उसमें हैं उनको भी जोड़ के जो आपकी लागत आएगी उस पर 50% आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस हिसाब से तय किया जाएगा। अभी इसमें एक अपडेट आया था कल ही इसमें जो
ये है रबी सीज़न है जिसमें गेहूं की होना है, उसमें गेहूं का रेट तय किया गया है 1975 पर क्विंटल, ये तय किया गया है। और साथ ही साथ मसूर, ग्राम, इन सब के भी जो रेट्स हैं वो भी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है रबी क्रॉप की। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैंने आपको कैलकुलेट कर समझा दिया। नाउ होता क्या है कि जो हमारी मंडीज़ हैं, मंडीज़ में जो खरीदारी होगी या फिर जो पीडीएस सिस्टम है, आपको मालूम होगा कि जो सरकार है वो अनाज बांटती है, कई बार मुफ्त में अनाज बांटती है, कई बार राशन सिस्टम के तहत अनाज बांटती है। तो वो अनाज कहाँ से आता है? उन अनाजों को गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा जाता है। कहाँ से खरीदा जाता है? किसानों से खरीदा जाता है। आज की डेट में 30% जो किसान हैं उनकी 30% टोटल भारत की उपज का वो भारत सरकार खरीद लेती है, एफसीआई खरीद लेती है, और वैसे उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उनको देना पड़ता है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। नाउ अब एक आपका ये सवाल होगा, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सारे स्टेट, सारे राज्यों में खरीदा जाता है? क्योंकि जो कृषि है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब के जो किसान हैं उसमें से 70 से 75% किसान जो है वो राइस के लिए वो उसका उनको फ़ायदा मिल रहा है। उसी के कंपैरिजन में जो वेस्ट बंगाल के किसान हैं, मात्र 20% से भी कम जो किसान हैं वो एमएसपी या मिनिमम जो प्राइस है उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। अब अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं में अगेन पंजाब के जो किसान हैं 60-70% से भी ज़्यादा किसान एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन उसी में बिहार के जो किसान हैं वो 1% से भी कम जो किसान हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। तो होता क्या है? तो होता ये है कि जो बिहार के किसान हैं या उत्तर प्रदेश के किसान हैं, काफ़ी ऐसे हैं जो बाहर ही अपने जो उपज को बेच दे रहे हैं, इससे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रहे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी सारे राज्यों में वो बराबर नहीं है। ना अब हम देखेंगे 3 बिल्स के बारे में। ये 3 एग्रीकल्चरल बिल्स हैं। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, पहले इसका ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस के बाद में उसका बिल जब अब वो पास हो चुका है। और उसके बाद फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल में क्या है, उसमें ये था कि जो भी फार्मर था वो एपीएमसी मार्केट या मंडी के बाहर अपने सामान को बेच सकते हैं। उसी तरीके से फार्म सर्विसेज एग्रीमेंट है, इसमें क्या है, इस एग्रीमेंट के तहत में, इस बिल के तहत में जो किसान है और जो खरीदार है उनके बीच में एग्रीमेंट होगा और वो अपने सामान को डायरेक्ट बेच पाएंगे। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसमें ये था कि जो स्टॉक टेकिंग है, स्टॉकिंग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ये तीनों बिल के बारे में मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप डिटेल उसमें देख सकते हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। नाउ अब डिमांड क्या है, अब आप इसको समझिए कि ये पूरा प्रोटेस्ट क्यों है। ये पूरा प्रोटेस्ट 3 डिमांड पे आ गई है। पहले डिमांड ये थी बिल पास होने से पहले कि ये बिल को वापस किया जाए। फिर डिमांड हुआ कि इस बिल पे चर्चा हो और एक एक जो बिंदु है उन पे अलग अलग चर्चा हो। वो चूँकि बिल ऑलरेडी राज्यसभा से पास हो चुका है और अब प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, तो अब इनकी डिमांड क्या है। अब ये चाहते हैं, जो अपोजिशन है, किसान हैं, वो ये चाहते हैं 3 बिंदु, आप 3 बिंदु समझ लीजिए क्या है। ये चाहते हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके लिए एक बिल लाया जाए। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो प्रक्रिया लागू रहेगी और जिस तरीके से किसान पहले मंडी में सामान बेचते थे वो भी प्रक्रिया चलती रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। सरकार का ये कहना है कि अभी अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मंडी में बेच लीजिए या फिर बाहर जो कॉरपोरेट्स हैं उनके पास डायरेक्ट बेच दीजिए। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन समझ गए। दूसरी चीज़ समझिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आप ऑलरेडी मंडी में आपको मिल रहा है। सरकार का ये कहना है कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अगर ज़्यादा पैसा कॉरपोरेट से आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ बेचिए, नहीं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तो आप बेच ही रहे मंडी में। तो दोनों ही ऑप्शन सरकार का ये कहना है दे दिया गया है ना। विपक्ष का क्या कहना है, फार्मर्स का क्या कहना है। फार्मर्स ये कह रहे हैं कि अगर कॉरपोरेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर देंगे या मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, मतलब जो उसका मिनिमम मूल्य है गेहूं का, अगर वो देने को रेडी है तो उसको एक बिल बना दो, एक नया कानून ला दो और उसमें ये लिख दीजिए कि कोई भी कॉरपोरेट या प्राइवेट लोग जो किसान से फसल खरीदेंगे वो मिनिमम रेट से कम में नहीं खरीदेंगे, ये कानून बन जाए। पहली चीज़। दूसरा क्या है, दूसरा ये कह रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो स्वामीनाथन कमीशन के तहत लागू किया जाए, मतलब हर साल उसमें बढ़ोतरी हो और 50% की मुनाफा वो फिक्स कर दिया जाए, वो कानून में ला दिया जाए। और तीसरा वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो
अपने अनाज को एमएसपी के नीचे न खरीदे। तो ये चीज़ें, ये 3 इनकी डिमांड है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जो ये कानून लाने का गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है जो समय समय पर लिया जाता है। जब भी फसल आती है खरीफ और रबी की, उस समय पे जो गवर्नमेंट है वो फैसला लेती है, और कई जो मैंने आपको बिंदु बताया कि किस तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया जाता है, कितनी लागत है उस समय, महंगाई कितनी है, उनको ध्यान में रख के मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम बिल के बजाय हम कमिटमेंट दे रहे हैं कि सरकार के द्वारा रेगुलरली इसको रिवाइज किया जाएगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था लागू रहेगी। तो सरकार का ये कहना है, और जो विपक्ष है उनका भी मैंने कहना बता दिया। सो आई होप कि आपको बहुत ही क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। पहली चीज़ कि मिनिमम जो प्राइस है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हर राज्य में हर किसान को फ़ायदा इसका नहीं मिल रहा। ये आपके दिमाग में हरदम रहे। अगर आप सोच रहे हैं कि पूरे इंडिया के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अपना सामान बेच रहे हैं, नहीं, ये गलत है। तो मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया कि पंजाब में क्या स्थिति है और वेस्ट बंगाल में क्या स्थिति है और बिहार में क्या स्थिति है, तो आप ये भी समझ गए। तीसरी चीज़ आप ये है कि वो जो 3 जो बिल हैं वो पास हुए हैं, वो तीनों मैंने आपको शॉर्ट में बताया। डिटेल आप मेरे दूसरा जो वीडियो है उसमें आप डिटेल देख सकते हैं। और चौथी चीज़ मैंने आपको बताई कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। उनकी डिमांड क्या है, मैंने आपको वो भी चीज़ क्लियर कर दिया है। सो आपको अगर व्यू पॉइंट लेना हो तो आप क्या व्यू पॉइंट लेंगे? आप जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी साफ कहा है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। जैसे मैं आपको ये बता दूं, जब नए नए मॉल्स खुल रहे थे तो ये भय दिखाया गया था कि जब मॉल्स खुलेंगे तो लोकल जो किराने की दुकान से वो सब खत्म हो जाएंगी, लोकल दुकान जो घर में मोहल्ले में होंगे वो नहीं चलेंगी। लेकिन ये आज की डेट में आपको भी मालूम है कि जो मॉल्स के सामान है, मॉल जितने भी होते हैं उनमें सामान जो है महंगे दामों में होते हैं, और जो अगल बगल की दुकानें हैं वहाँ पे थोड़ी सस्ती होती है। तो दोनों ही ऑप्शन है। आपको स्टैंडर्ड चाहिए तो आप मॉल्स में चले जाइए, आपको लोकल टिकाऊ सामान चाहिए तो आप घरेलू अपने घर के बगल में जो दुकानें हैं वहाँ से खरीद लो। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि क्या आपने करना है। सो आई होप कि मैंने आपको क्लियरली ये पूरा टॉपिक समझा दिया है। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट है कि ये विरोध क्यों हो रहा है, क्या उनकी डिमांड है, तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं उसको भी समझा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।